कर रहे हैं। तो किस संदर्भ में प्रयोग हुआ? कृषि के संदर्भ में। कृषि में इसका अभिप्राय क्या है? सॉरी, अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाहता है, किस परिप्रेक्ष्य में बात ये कर रहा है? तो देखिए ना, कहते हैं कि नहीं समझ में आता है। अगला मतलब क्या होता है? आगे। खेती मतलब क्या होता है? कृषि। फिर आगे, फिर आगे। अगला खेती, आगे आगे, मतलब जो पहले खेती करता है वो आगे आगे होता है। ठीक है, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट कैसा? पछिला। पछिला मतलब होता है पीछे। खेती मतलब जो पीछे खेती करता है। भाग्य मतलब यहां होता है भाग्य, जागे। अगर भाग जगा तो उसका अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझे? पीछे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी हो, आपका जो कैचिंग पावर होता है वो बहुत अच्छा हो, और अगर ये भाग्य साथ दिया तो आप रिजल्ट पहले ले आए। लेकिन ये पूर्णतः आप पर निर्भर नहीं करेगा, ये भाग्य पर निर्भर करेगा, ये सिचुएशन पर निर्भर करेगा। लेकिन जो पहले से तैयारी शुरू कर दिया है उसके लिए जीतना थोड़ा आसान होगा। कहा जाता है कि हमारे यहाँ रबी और खरीफ का सीजन है, जिसका एक समय है। किसी वैज्ञानिक से आप पूछिएगा, कृषि इंजीनियर से पूछिएगा, तो एक विशेष समय लाइन बताएगा, समय अंतराल बताएगा कि इतना से इतना समय अंतराल, जैसे होता है नवंबर से दिसंबर जो होता है वो गेहूं के बुआई के लिए प्रयुक्त समय होता है ना, रबी सीजन के लिए। अगर इस सीजन से हट के अगर आप जनवरी में जाके खेती करना शुरू किए तब ये तो भाग्य पर है, क्योंकि सिचुएशन हमेशा बदल जाए जरूरी नहीं है। ठंडा तो खत्म हो जाएगा एक समय बाद, फिर गेहूं का फसल कब बर्बाद हो जाएगा। तो आप अगर आगे बोए हैं, समय के अनुरूप काम किए हैं, तो आपको अच्छा मिलेगा, नहीं तो फिर भाग्य पर ही निर्भर करेगा कि वो अच्छा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। लेकिन इससे एक बात स्पष्ट है कि इससे तो हम 700 to 800 वर्ड्स की बात जो होती है वो लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सिर्फ खेती के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो। बात ये समझिए, क्योंकि निबंध लोगों की तो एक अर्थ में परिप्रेक्ष्य में प्रयोग हो रहा, लेकिन इसका प्रयोग तो हम अनंत कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर में कर सकते हैं, किसी भी संदर्भ बिंदु में कर सकते हैं। और ये पता तब चलेगा जब हम डे बाय डे प्रैक्टिस करते चले जाएं। बात सही है? अब आते हैं हम अपने ऐसे पर, एक ओवरऑल आइडिया दे दिए कि हम लोग को क्या कैसे आगे कुछ भी। मैंने क्या बोला? ये ओपन ऐसे होता है। ऐसे क्या होता है? ओपन होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कहां तक वो जा सकता है, कहां तक रुक सकता है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना सोचते और समझते हैं। नहीं तो फिर स्थितियां वही हो जाएगी। प्रॉब्लम यही है कि अगर हम आपको पहले ही लिखा हुआ दिखा दें, अपना जो बात लिखा हुआ है या फिर फ्रेमिंग किया हुआ, तो उसमें आपका दिमाग नहीं लगेगा, और आपका दिमाग क्या कहा? बहुत आसान है। जैसे नया नया युवक जो नया नया तैयारी करने आए इस फील्ड में, उससे पूछिएगा तो उसका एनर्जी लेवल, हाँ ये कुछ है, अगला खेती आगे आगे पीछा से भाग, बुझे देखिएगा वो खूब खूब बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, क्योंकि उनको एहसास नहीं है कि इसका डेप्थ कितना बड़ा है। जैसे एक तालाब को देख के हम नहीं कह सकते हैं कि इसका गहराई कितना है। हम लोग जब तालाब में जाएंगे तभी पता चलेगा हमको कि इस तालाब की इतनी गहराई है कि हमें डुबो सकता है, हमारे जैसे 3 इंसान को डुबो सकता है। नहीं तो ऊपर से तो सब तालाब लगता है कि उतना ही बड़ा। तो इसलिए जब तक इस फील्ड में नहीं जाएंगे, जो एग्जाम दे रहा होता है उसका प्रेशर कुछ अलग लेवल का होता है, और जब एग्जाम हॉल के जब बाहर आते हैं तो वो लेवल अलग लेवल का होता है। वहां आपको बहुत आसान लग सकता है ऐसे 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 है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में दिख रहे होते हैं तो बहुत समस्या आती है। तो जो नया नया युवा वर्ग है उसको सब कुछ आसान लगता है, वही जब बुढ़ाने लगता है तब पता चलता है गलती कहाँ हो गई। ये हम सबके साथ ऐसा नहीं है कि आप अलग हैं और हम अलग हैं, नहीं, सबके साथ है। इसलिए कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं कीजिए कि भैया 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है अगला भैया आप ही अगर सही दिशा में नहीं बढ़े तो। ठीक है, अब अपने ऐसे पर आते हैं। चल, अब हर एक बिंदु को हम देखेंगे, क्योंकि हमने अपना एक खाका खींच लिया है, हमको आइडिया लग गया है कि हम कहां तक जा सकते हैं। अब हम इसके बियॉन्ड जाके कैसे कैसे ऐसे को लिख सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 700 से 800 वर्ड, यानी 8 पेज से 9 पेज आपको ले जाना है निबंध को। ये बात समझ के रखिए, आपको 30 पेज तक पहुंचाना है तो 100 नंबर का एक ऐसे है, 100 नंबर का एक ऐसे है यहाँ पे।
वहां पे 125 नंबर का है यूपीएससी में, तो 1000 से 1200 वर्ड है, शब्द है। यहाँ 700-800 बोलता है, लेकिन 3 आवर वहां भी बीपीएससी में 3 आवर, बीपीएससी में 3, यूपीपीसीएस में 3 और यूपीएससी में 3, एमपीपीसीएस में 2 आवर। ठीक, कहाँ नहीं 3 ही इससे, लेकिन नंबर कम हो जाता है, शब्द कम हो जाता है। आते हैं अगला खेती आगे आगे, पछड़ा खेती भागे जागे। अब इसको हम कैसे शुरू कर रहे हैं पहले इसको देखेंगे। कहते हैं अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे एक प्रसिद्ध कहावत है जो कृषि और उसकी प्रगति के परिप्रेक्ष्य में प्रयुक्त होता है। हमने इसको संदर्भ बिंदु जोड़ा है कि कहाँ हम इसको प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कहते हैं यह कहावत बताता है कि नई तकनीक, उत्पादन पद्धति और वृद्धि के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप तैयार हैं, नया टेक्नोलॉजी आया है कृषि के क्षेत्र में और आपने उसको पहले एक्सेप्ट कर लिया, तो आप हरित क्रांति ला सकते हैं, आप हरित क्रांति ला सकते हैं, मीठी क्रांति ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस पद्धति को देर से एक्सेप्ट किया तो जरूरी नहीं है कि आप उस तेजी से आगे बढ़ें जो पहले बढ़ चुका है। बात समझ रहे, यही बात कहा जा रहा है। कहता है इसके साथ ही हमें पिछले अनुभवों से भी सीखना चाहिए। जो हमने पीछे गलती किया है कि नहीं, बेमौसम या फिर हम किसी के भरोसे बैठे रहें और कृषि कार्य करें और हमारा उत्पादन वही हो, ये सही नहीं है। हमें अनुभवों से भी सीखना चाहिए। तो फिर से आइए, अगला खेती आगे आगे। अगर आपका अनुभव पहले है तो आप आगे आगे चलेंगे। एक बात समझ लीजिए, आप कितना भी बड़ा टेक्निकल नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हो, अनुभव से नहीं जीत सकते। नहीं तो चलिए खेत में, खेती आप भी कीजिए, अनुभवी किसान भी करेगा, वो कहीं अच्छा आपसे खेती करेगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं, हमें तो इतना ज्ञान है कि हम ज्ञान को ही खेत में उत्पादित कर देंगे। ये संभव है? उत्पादन नहीं होता है, वो सिद्धांत है। व्यवहार में कैसा होगा पता नहीं है, क्योंकि आपने सुना है कि खेतों में क्या होता है, मोरी रोपा जाता है, लेकिन मोरी कबाड़ा जाता है और फिर रोपा कैसे जाता है हमने देखे नहीं की। ये तो हम पढ़े ना कि रोपा जाता है, लेकिन मोरी कबाड़े फिर उसको दूसरे खेत में ले गए, फिर कितना डिस्टेंस पर मेंटेन करना है। अब हम पढ़े 3 सेंटीमीटर पर करना है, तो हम नाप के 3 सेंटीमीटर पर कर रहे हैं, कितना समय लगेगा? हाँ, शाश्वत कितना होगा? और एक जो हमेशा इस कार्य को करते आ रहा है, वो 1-1.5 घंटा में मोरी बो के साफ। आप फीता ले ले हैं, इंची ले ले हैं कि 3-3 सेंटीमीटर पर बोएंगे। ये सारा बात है जो जुड़ता है। तो ये बात कर रहा है, नए विचार और तकनीकों का आदान प्रदान करना चाहिए ताकि हमारी खेती में सुधार हो और हमें अधिक उत्पादन मिल सके। इससे न केवल हमारा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि कृषि क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक उन्नति भी है। खेती के संदर्भ में बात हो रहा है, अभी तक हम लोग अगर अगले परिप्रेक्ष्य में नहीं गए। ठीक है, चल आगे बढ़े। यहाँ देखो दिक्कत, चल कहते हैं यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी है। क्या संदेश है? तो कहता है क्योंकि समय का मूल्य बहुत अधिक होता है। सही बात है। अगला खेती आगे आगे उसने समय अनुसार काम किया, समय अनुरूप काम किया, और जो समय अनुरूप काम करेगा उसको उसका लाभ भी मिलेगा। और जो समय का पर वजह से एक व्यक्ति आलसी है बहुत ज्यादा, और वो आराम से, हाँ गोविंद मेरा खेत में जाके देख लेना कोई कुछ किया तो नहीं है, हाँ गोविंद ये कर लेना, होगा दूसरे के भरोसे वो बैठा हुआ है और गोविंद आपके खेत में गया ही नहीं है। और आप 3-4 दिन बाद अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं पूरा नीलगाय द्वारा इसको खत्म कर दिया गया, चर लिया गया। समय बहुत जरूरी, समय बहुत जरूरी है। समय पर सिंचाई आप नहीं किए, खेत सूख गया है, समय काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये बात कहा जाता है कि यह समय के मूल्य को भी यह लोकोक्ति बतलाता है, और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये भी बात करता है कि अगला खेती आगे आगे, यानी आप आगे आगे तब रहिएगा जब कोशिश कीजिए। ये भी एक मूल संदेश है जो इसमें छिपा हुआ है। आगे कहता, मानव जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। समय के साथ टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन आ रहा है, टेक्नोलॉजी तेजी से बदलता चला जा रहा है, और इस बदलाव ने व्यक्तिगत सोच, जीवन जीने के तरीके और नई संभावनाओं को नई ऊंचाइयां प्रदान की। और अगर इन ऊंचाइयों को आपको प्राप्त करना है तो समय सापेक्ष इन विचारों को, इस प्रौद्योगिकी को और उन अनुभवों को अपने में शामिल करना होगा, है ना। तो ये बात कर रहा है। इसके साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गया है। तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा क्या कहता है? अगर आप आगे से तैयार हैं तो आप ज्यादा आगे निकल सकते हैं। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी, प्रतिस्पर्धा बहुत तेजी से चलने में नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धा निरंतर चलने में।
जीत तभी सकते हैं आप। तो खरगोश को बहुत दम्भ है कि हम बहुत तेज तरार हैं, एकदम इंटेलिजेंट बच्चा, हम तो एक दिन में जाके एकदम पूरा लिख लेंगे, पढ़ लेंगे और आगे निकल जाएंगे। हमको खेती इतना अच्छा करने आता है कि जो 5 दिन में कर रहा हम 1 दिन में कर लेंगे। क्या होगा? ये अनिरंतरता आपको डूबो देगा, आपको डूबो देगा। ठीक, तो ये बात कर रहा है कि इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में यह कहावत और यथार्थ प्रतीत होता है, प्रतीत। ठीक है, कह रहा है इस बात में छिपी गहराई को भी समझिए। यह व्यक्ति को क्या बताता है? देखिए, डेप्थ में जाइए। हर चीज जब ऊपर से देखिए, मैंने तालाब का उदाहरण दिया भी आपको कि तालाब ऊपर से हो सकता है कि एकदम छोटा सा लग रहा हो, और जब आप उसमें जाते हैं, चलते जाते तो लगता है कि ओ ये तो बढ़ते जा रहा है, ऐसे गहराई काफी ज्यादा है। तो ये बात कह रहा है कि व्यक्ति को यह बताता है कि जीवन की संभावनाओं, विकल्प और अवसरों को समय रहते बेहतरीन तरीके से पहचानना चाहिए, क्योंकि समय से अलग अवसर कम ही मिलता है। बोला जाता है ना, यह मौका तुमको मिला है, इसको भुना लो, नहीं तो पता नहीं है मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह भी इसी लोकोक्ति के परिप्रेक्ष्य में है। अवसर मिला तो उस अवसर का लाभ उठाइए। आप ये मत सोचिए कि कल फिर अवसर मिलेगा, क्योंकि दूसरा अवसर मिले ना मिले कौन जानता है। आज जो अवसर मिला है उसमें ही प्राप्त करना सीखिए, जो उद्देश्य है उसको पाना सीखिए। अवसर आज आपको मिला है पढ़ने का, हो सकता है अगले साल आपको ना मिले। लड़कियों के साथ कई समस्याएं हैं, शादी की समस्या बहुत ज्यादा है, आप 10 साल तक नहीं पढ़ते रह सकते हैं। लड़कों के साथ भी प्रेशर है, क्योंकि आप ज्यादा दिन पढ़ रहे हैं, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आते चला जा रहा है। तो आपको भी अब आज आपको मौका मिला है कि प्रूफ करो, और प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आप तो पीछे होते चले जाएंगे। जो समय का कद्र नहीं करेगा, समय भी उसका कद्र नहीं करता है। ठीक है, तो कहता है कि जीवन कई अवसरों और आश्चर्यों से भरा हुआ है। सही बात, हर दिन हमारे सामने कई अवसर आते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जब कोई अवसर चला जाता है तो उसे वापस पाना कितना मुश्किल वाला है। तो जो अवसर मिला है उस अवसर को भुनाना सीखें, उसको पहचानना सीखें, और उस अवसर को अपने जीवन का एक बदलाव मानकर चलें। ठीक है, तो अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं, और जब तक उन्हें इसका एहसास होता है तब तक अवसर उनके हाथ से फिसल जाता है। वो रेत के समान जो फिसलता चला जाता है, और अंत में आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। तो यही बात कहा जा रहा है, जब जिंदगी में सजग रहिएगा, जागरूक रहिएगा, तो जो परिवर्तन आएगा, जो नया प्रतिस्पर्धा आएगा, कोई नया परिवर्तन हुआ, उसको आप जल्दी से एक्सेप्ट कर लिए तो उस परिवर्तन के साथ आप अनुकूलित हो जाएंगे और कल उसे उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जो सोच रहा है भाई आज अइबे किया है तो आज क्या आ जाए, छोड़ो ना कल जाएंगे, ऐसे ही फॉर्म आया भाई 5 दिन तक, क्या अभी तो शुरुआतें हुआ है, भरने दो सबको, हम लास्ट में भरेंगे, एकदम विजेता बनेंगे। आज सुनने में लास्ट दिन क्रैश कर दिया साइट। अब उन लोगों को भागते दौड़ते आप खूब देखेंगे लास्ट टाइम में, क्योंकि जब अवसर था उन्होंने काम किया नहीं, और जब अवसर नहीं है तो दौड़ रहे हैं। भाई 5 वो साइबर कैफे गए, 6 वो साइबर कैफे गए, भैया भर दीजिए ना, बोले भाई साइबर क्रैश है, तब भर दीजिए ना। कैसे? अब वो भटक रहा है, क्यों? क्योंकि जानता है कि 1 साल का हमारा समय बर्बाद होने वाला है। आज जो भर लिया वो निश्चिंत रूप से तैयारी कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमें पहचानना चाहिए किसी अवसर का कब और कैसे लाभ उठाया जाए। जीवन के अवसर अद्वितीय हैं, दोबारा आपको मिले या ना मिले नहीं पता, आप ये मिला है इसका उपयोग करें। बात समझ आ रहे हैं कहां से हम लोग कहां जा रहे हैं? ठीक, ये फ्रेमिंग है। मैंने बताया आप इसको इतिहास से जोड़ सकते हैं, आप इसको उद्योग से जोड़ सकते हैं, आप इसको राज व्यवस्था से, आपके ऊपर है कि आप इस लोकोक्ति को किस परिप्रेक्ष्य में आगे विस्तारित करना चाह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कभी कभी आपके सामने एक असामान्य रूप प्रकट होता है और आपको स्वयं उनके लिए समायोजित करना भी पड़ता है। ये क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, समायोजित करना भी पड़ता है। कहता है अवसर न केवल जीवन को आगे बढ़ाने में राह दिखाते हैं, बल्कि हमें खुद को साबित करने का मौका भी देते हैं। और इसी संदर्भ में अगर हम कोई चूक जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण सबक सीख जाते हैं, और जब सबक सीख जाते हैं तो उसको अपनी गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका मिल जाता है, और ये हमारे लिए फिर आगे काम करता है। तो एक मनोज बाजपेयी का मूवी देख रहा था मैं, मूवी का नाम याद नहीं है। उनको 2 करोड़ का लॉटरी लग जाता है। अब एक व्यक्ति आता है, उनसे 20 लाख रुपया ठग लेता है। तो उनका दोस्त आता है, उनसे बोलता भाई तुम्हारा तो 20 लाख ठग लिया,
तुम तो बहुत बहुत सदमे में हो गए। तो कहता सदमा किस बात का, अब तो मेरे पास 2,20,00,000 का है मेरे पास। बोला कैसे? तो 2 करोड़ तो पहले से था, 20 लाख का एक्सपीरियंस मिल गया, 2,20,00,000। अब एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। तो ये जीवन में देखने का नजरिया है कि आप कैसे हैं, आप आशावादी हैं कि आप निराशावादी। अनुभव बहुत बड़ा चीज है जो खोने के बाद ही मिलता है। तो कहता है इससे गलतियां सुधारने का आपको दूसरा मौका नहीं देता है, लेकिन सबक दो जरूर देता है। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि जीवन में अवसर समय पर उपयोग कर लेना चाहिए। एक कहावत तो सुने ही होंगे, आप देखिए कोटेशन से जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है कोटेशन? तो ये कोटेशन कहता है जो अवसर को पकड़ लेता है वह जीवन को पकड़ लेता है। जो अवसर पकड़ लेता है वो जीवन पकड़ लेता है। यानी अगर आपको अवसर मिला है बीपीएससी तैयारी करने का, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया और आपने क्रैक कर दिया, तो आपका जीवन, ये तो अवसर पर डिपेंड करता है। आपने आगे चुना अवसर को, अवसर मिला, आपने लक्ष्य साध लिया और आप आगे बढ़ गए। और जो अवसर का तलाश ही नहीं कर रहा हो, बैठा हुआ है कि भाई जो कर्म में लिखा हुआ है, जो भाग में लिखा हुआ वही मिलेगा, तो क्या उसको कुछ मिलेगा? तो उसको जो खाया हुआ छोड़ेगा वही जूठा मिलेगा। बोला जाता है पिछला रोटी खाए हुए हो क्या, ये सुने हैं गांव में। और माँ अपने बेटे को कभी पिछला रोटी नहीं खिलाती है, बेटी को खिला देगी, भाई तुमको तो दूसरे पर निर्भर है, जाओ तुम खा लो। पीछे सोचोगे भी तो क्या होगा, उसको झेलना है, हमको थोड़ी झेलना है। मतलब मैं कह रहा हूँ एक हास्यास्पद चीज है, हंसना भी तो चाहिए ना, लेकिन गांव में चलता है, ये चलता है, हम देखें ना। हाँ ये होता है, आपके घर में नहीं होता, शहर अब बहुत बार चीजें बदल रही हैं, देखने का नजरिया ही बदल रहा है, लेकिन लड़कियां या महिलाएं अभी बहुत कम बदली हैं। गांव में जाके देखिए ना, आपको मिल जाएगा उदाहरण। बेटा उधर पड़ा हुआ है, उसको लाके कुछ नहीं कर रहा है, दूध पिलाती हैं अच्छा से, एकदम घी लगा के रोटी देती हैं, अब बेटी बेचारी उनके साथ है। जो साथ होता है उसका महत्व नहीं होता है, जो दूर होता है उसका महत्व होता है। बेटा हमेशा माँ से दूर रहता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण होता है। खैर ये कहावतें हैं, बातें। हाँ तो यह सच है कि अवसर न केवल व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि उसके भीतर नई रोशनी भी उत्पन्न करता है। अगर ये रोशनी आप में प्रज्वलित हो जाता है तो आप एक नया इतिहास रच देते हैं। तो ये बात का, जब हम कोई अवसर चूक जाते हैं तो हम स्वयं को सीमित कर लेते हैं, और अवसरों को पहचानने के लिए हम अपनी आंखों को खोलनी होगी और अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता थे, और जब वो भारत आए तो उन्होंने इस अवसर को भुनोया। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको क्या बोला था पता है? गांधी आप आए तो जरूर हैं, बुलाए तो हम जरूर हैं, लेकिन आके तुरंत मत लग जाइए आंदोलन में, रुकिए, सीखिए और फिर आगे बढ़िए। महात्मा गांधी 2 साल तक कोई आंदोलन नहीं करते हैं, 1915 में आते हैं, आंदोलन जाके करते 1917 में। जब वो एक बार बनारस में बहुत एलीट क्लास का मीटिंग था, उसमें गए हुए थे महात्मा गांधी, देख रहे हैं सब एकदम इंग्लिश में कर रहा है। अच्छा बरिस्टर थे, उनको भी पता है इंग्लिश, लेकिन सोचे कि क्या कॉमन आदमी, कुछ व्यक्ति है जो पर्सनल सुनने वाला होता है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो बोल रहे हैं अंग्रेजी इडियट कहीं का, ये वो बोल रहे हैं। उनको समझ में आया कि भारत में तो अधिकांशतः लोग अनपढ़ ही हैं, शैक्षिक योग्यता तो बहुत कम ही है, और अगर शैक्षिक योग्यता नहीं है तो ये कैसे हमारी बातों को समझ पाएंगे, और आंदोलन कभी सफल नहीं हो पाएगा अंग्रेजी पर। तो अंग्रेजी हिंदी जो बोलते थे गांधी जी, वो अंग्रेजों की तरह हिंदी बोलते थे। सुने कभी अंग्रेजी हिंदी उनका, गांधी जी का? वो उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता था वो इंग्लिश अंग्रेजों वाला होता था, तुम क्या खाते हो वाला, लेकिन वो प्रयास पूरा हिंदी में करते थे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है भारत के इतिहास को, बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को, कि दोनों का विकास क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने सामान्य भाषा में, आम जन की भाषा में इस धर्म को आगे बढ़ाया, संस्कृत की तरह नहीं जो पढ़ने ही नहीं आता है। तो बौद्ध धर्म का प्रभाव खूब, जैन धर्म के पीछे प्रभाव न बढ़ने के पीछे कारण ये रहा कि उनका जो नीतियां है ना बहुत ज्यादा सशक्त है, बहुत ही ज्यादा, तो उतना लोग मानने को तैयार नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म बहुत ही ज्यादा सरल है, इसलिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो है। तो देखिए ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमारे उदाहरणों में आते चला जा रहा है। तो ये कैसे है जो आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है, बाकी बहुत सारी अभिव्यक्तियां हैं जो इससे जुड़ती चली जा रही हैं, आप कैसे उसको प्रस्तुत करते हैं ये मायने रखता है। ठीक है, तो ये बात महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में उन्हें कहा गया है कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अहिंसा के अवसर को पहचान किया, सत्य अहिंसा,
और उन्हें नेतृत्व में करोड़ों भारतीय संगठित हुए और देश को आजादी की ओर ले गए। तो अवसर को परिणाम में बदला, रिजल्ट में बदला। तो जब आगे आप प्रयास करते हैं तो आप आगे ही रहते हैं, पीछे नहीं, पीछे। खैर आगे बढ़ते हैं। कहता है यह दर्शाता है कि शांतिपूर्ण तरीकों से महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाया जा सकता है, बशर्ते आप अवसर को पहचान। ठीक है, और ये अवसर क्या है? ये अवसर है अगला खेती आगे आगे वाला। मतलब जब आप चीजों को पहले पहचान लेते हो, अवसर को देख लेते हैं, तो काम करना शुरू कर देते हैं। आगे बोला जा रहा है कि उनका, जैसे विवेकानंद जी का उदाहरण ले लिया गया, विवेकानंद जी को अवसर मिला, ये यही है अगला खेती आगे आगे, मतलब आगे प्रयास उन्होंने शुरू किया, धर्म संसद में जाकर बोले, और दुनिया में हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करने में उनका योगदान होता है। विश्व उनको पहचानता है, विवेकानंद को। जो उन्होंने भाषण दिया ना, दुनिया के विद्वान सुनते रह गए कि ऐसा कोई व्यक्ति भी भारत जैसे देश से हो सकता है, जो ऐसी भाषा, ऐसी शालीनता और इस तरह के शब्द बानों का प्रयोग कर सकता है और इस तरह से धर्म को समझा सकता है जिस तरह विवेकानंद ने समझाए। तो यही बात यहाँ पर बात कहा जा रहा है कि दुनिया के सामाजिक राजनीतिक समूह के सामने सहिष्णुता के महत्व को प्रस्तुत करने में वो सफल रहे। कहते हैं इसी संदर्भ में एक और कोटेशन है जो प्रयोग कर सकते हैं, निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है और आशावादी हर कठिनाई में एक अवसर देखता है। और जो अवसर देखेगा वो आगे रहेगा और जो कठिनाई देखेगा हमेशा पीछे रहेगा। और इसको एक कहानी के माध्यम से दिखाया गया है कि एक गांव में एक किसान रहता है, उसे जानवरों से बहुत प्यार है और उसके पास कुत्ता और खरगोश दोनों है, अन्य जानवर भी हैं, लेकिन वो कुत्ता और खरगोश का एक बार एग्जाम लेने का सोचता है। तो कहता है वो कुछ दिन बाद उसके मन में इन दोनों को लेकर एक नया विचार आया और इस विचार में वह दोनों को एक खेत में लेकर गया और उसने खेत में बहुत सारे छेद कर दिए और उन्हीं में से किसी एक छेद में हड्डी और गाजर दोनों छिपा दिया। हड्डी कुत्ता को पसंद है और गाजर खरगोश को। अब बोला कि जो आगे खोज के लाएगा उसको गिफ्ट में गाजर या हड्डी मिलेगा। अब चूंकि कई सारे गड्ढे हैं, कुत्ता सोच रहा है इतना गड्ढा, वो एक गड्ढा में जाके बैठ गया। खरगोश बेचारा तुरंत फुर्ती से, उसको गाजर चाहिए, बहुत पसंद है उसको। सारे गड्ढों में जाके घूम लिया, कहीं उसको गाजर और हड्डी नहीं मिला। बाहर निकलता है और सोचता है अब क्या, देखता है कुत्ता तो एक गड्ढे में बैठा हुआ, उसको तो हम देखे ही नहीं है। अब बेचारा कुत्ता उसी गड्ढे में जाके बैठा है जहां गाजर और हड्डी रखा हुआ है। अब इसको अवसर मिल गया, उसने गड्ढे को खोदा और गाजर और हड्डी को ले जाकर किसान के सामने रख दिया। अब किसको प्रतिफल मिलेगा, किसको रिजल्ट मिलेगा, किसको सम्मान मिलेगा? खरगोश को सम्मान मिलेगा। अवसर का लाभ उठाइए, अवसर का लाभ उठाइए, ये कहानी यही बात कहता है। तो यही बात कहता है कि यही सोच के कुत्ता खेत में बने एक बड़े गड्ढे में बैठ गया और वही खरगोश पूरे जोश के साथ खेत में पूरा दौड़ने लगा। अब वह उसी गड्ढे में हड्डी और गाजर ढूंढने लगा और संयोग से वहीं पर दोनों चीजें मिल गई, तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने हमेशा हर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है। ये कहानी यहाँ समाप्त हुआ। फिर आता है जॉन डी रॉकफेलर का एक कोटेशन, क्योंकि मैंने हर आपदा को अवसर में बदलने हुए देखा है और यह आपदा अवसर में कब बदल जाता है? जब हम उसका समय से उपयोग करते हैं। और यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस मुहावरे का उपयोग किसी कार्यक्रम, परियोजना और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता पाने के लिए कर सकते हैं। जब आपको मौका मिले आप उसको अवसर में बदल दीजिए। तो ये इसको व्याख्यायित किया गया है। तो अंततः यहाँ पर आते हैं कि यह दृष्टिकोण आपके जीवन में अनुभवों की भावना को बदल देती है और नई दिशा प्रदान करती है जब आपदा को आप अवसर के रूप में देखते हैं। जैसे एक कहानी मुझे याद आता है, मैंने शिव खेड़ा की बुक में शायद इसको पढ़ा है कि ये कंपनी अफ्रीका में या सर्वे करने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भेजती है कि भाई जाइए और अफ्रीका में देखिए कि वहां लोग जूते पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। ओ बेचारा गया, पूरे अफ्रीका में घूमा और रिपोर्ट आके दिया कि रिपोर्ट अफ्रीका में एक भी जूता नहीं बिकेगा, काहे कि कोई जूता पहनवे नहीं करता। एक दूसरा कंपनी, सू कंपनी, एक दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर को वहां भेजती है और कहती है कि देखिए कि वहां कोई जूता का बिजनेस चल सकता है नहीं चल सकता। उसने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया और उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था पता है? कि दुनिया में अफ्रीका से ज्यादा कहीं जूतों का बिक्री हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां कोई जूता ही नहीं पहनता है। सोचने का नजरिया देखिए। एक ने सोचा कि वो पहनवे नहीं करता तो बिकेगा कैसे,
एक ने सोचा पहनता ही नहीं है इसलिए तो सबसे ज्यादा बिकेगा। ये तो सोच है कि आप किस रूप में किसी चीज को देखते हैं। आप खेत को पहले कर रहे हैं, खेती पहले कर रहे हैं, पहले आपको उपज मिल रहा है क्योंकि आपको पता है कि इसका समय अंतराल क्या है। आपको पता है बिजनेस कहाँ चल सकता है, जहां सुविधाएं नहीं है वहीं तो सुविधा देंगे तो बिजनेस चलेगा। सारी चीजें आपके आंख के सामने होती चली जा रही हैं। तो बताइए, सोच ही तो है। आपदा को अवसर में बदल दिया इस कहानी ने, ऐसे कहानी कोट कर दी। ठीक, तो यही बात यहां पर भी कहा जाता है। स्टीव जॉब्स कहते हैं नवाचार परिवर्तन को एक अवसर के रूप में देखने की क्षमता है, खतरे के रूप में नहीं। तो अगर प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है तो कुछ नया लाएगा और इसको खतरा मत समझिए। और ये कौन है स्टीव जॉब्स, बताने की जरूरत तो है नहीं, एप्पल के संस्थापक। खैर, कहते हैं आगे कि जीवन का आनंद हमारे सामने आने वाले अवसरों को लाभ उठाने में है। वहां अवसरों के माध्यम से हम नई स्थितियों को पैदा करते हैं और उनके संभावनाओं का पता लगाते हैं। यह हमें यह सोचना चाहिए कि इस अवसर को हम जीवन में किस नई दिशा की ओर आगे बढ़ा सकते हैं और उन क्षमताओं का उपयोग करके कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इस चीज को पहले समझ लेते हैं और पहले से काम करना शुरू कर देते हैं तो आप नई ऊंचाइयों को रचते हैं, नए इतिहास को रचते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो भाग्य के भरोसे जो मिलता है उसी में खुश रहते हैं। एक मोटिवेटर है, उनका मैंने सोचा सुना एक कोटेशन बड़ा अच्छा लगा कि एक व्यक्ति संतुष्ट है 10,000 के जॉब पर क्योंकि उसको पता है कि 10,000 से ज्यादा कमाने की उसकी औकात नहीं है। एक व्यक्ति लाखों कमाकर दुखी है क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में लाख नहीं करोड़ कमाने आया। तो ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपने प्रतिभाओं का कितना प्रयोग कर पाता है और कितना उससे कमा पाता है। ठीक, तो यही बात यहां पर भी है कि आप अवसरों को अगर परिणाम में बदलना सीख लें तो आपको सारी चीजें मिल सकती हैं। और अगर आप इंतजार करते रह जाएंगे तो जो भाग्य में रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है वही आपको मिलेगा। तो इस संदर्भ में बोला जा रहा है कि अवसर हमें जीवन की नई दिशा की ओर आगे बढ़ाते हैं। जीवन में हमें बहुत कम समय के लिए अवसर देता है। हमें सोचना चाहिए कि यदि हम एक अवसर भी गवा देते हैं तो दूसरा अवसर पता नहीं कब मिलेगा। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में पूर्णता की ओर बढ़ चढ़ते हैं। जीवन में अवसर एक अनमोल उपहार है और हमें अपनी प्रगति के लिए वहां उस उपहार का प्रयोग करना चाहिए। और आपने सुना ही होगा कि जो सोया वो खोया और जो जागा वो सो पाया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में कोई काम करते हैं और करना प्रारंभ करते हैं तो हमें नतीजे मिलते, लेकिन जब हम इंतजार करते हैं और अवसरों का लाभ नहीं लेते हैं तो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, जो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मैं बहुत ज्यादा चल गया नहीं कहानी, लेकिन एक बात समझे, हमने सिर्फ इसको एक फ्रेम के रूप में रखा, बाकी हम अपनी संकल्पनाओं पर भी तो काम कर रहे थे। हमारा भी तो थ्योरी था जिस पर हम लिख सकते हैं। तो निबंध कई तरह से और कई रूपों में लिखा जा सकता है। नहीं, डायग्राम पर नहीं, निबंध में डायग्राम नहीं। हाँ बिल्कुल, तो सब बताएंगे। स्टोरी पहले ही तो बताया, स्टोरी लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, आप कोटेशन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख। कहानी तो लिखा हुआ है, कहानी तो लिखा हुआ है। हाँ गो वाला यही तो बढ़ाता है, नहीं तो आप कैसे निबंध को बढ़ाएंगे। आप छोटे छोटे कहानी लघु कथाओं का प्रयोग कर सकते हैं, गोदाम के कुछ दृश्य को चुरा कर यहाँ पर प्रस्तुत कर